हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमा चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। 1942 जो क्रिप्स मिशन था, इसने भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ये पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। क्यों आया था? भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन में इसके अनुसार क्या कहा गया कि जो डोमिनियन स्टेट्स के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और नए संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये भी किसमें कहा गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में यह बात कही गई थी कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बात क्रिप्स मिशन में कही गई थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो मुस्लिम लीग था उसने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जो पाक के निर्माण का इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया? इसे अस्वीकार किया। दूसरा, जो भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं थी। एक मुस्लिम लीग इससे सहमत नहीं था और दूसरा कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। जो गांधी जी थे, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया? क्रिप्स मिशन को कहा गया। क्रिप्स मिशन 1942 का जो था, इसे क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और गांधी जी ने इसे अंग्रेज़ों का सार्जेंट भी कहा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों का सार्जेंट किसे कहा गया? क्रिप्स मिशन को। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया? क्रिप्स मिशन को। किसने कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक और अंग्रेज़ों का सार्जेंट कहा। किसे? क्रिप्स मिशन 1942 को। इसका अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसके जो अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के, कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इन्हीं के नाम से इसका नाम क्रिप्स मिशन 1942 रखा गया। संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना कैसे की जाएगी, इस पर बात जो थी पहली बार क्रिप्स मिशन में कही गई थी। उसके बाद आता है हमारा वेवल योजना। उसके बाद क्या है? वेवल योजना 1945। इसमें यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने और भारत में संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन, मतलब जो उस समय जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। इन्हीं के नाम से ये वेवल योजना थी, जिसने इस योजना की घोषणा की, उसे वेवल योजना कहा गया। जो वायसराय थे, उन्होंने 4 जून 1945 को वायसराय जो उस समय थे, वो कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। उन्होंने एक योजना की घोषणा की और उस योजना को कहा गया वेवल योजना कहा गया। और वो कौन से सन में की गई थी? 1945 में। जो ये योजना थी, इसका एक उद्देश्य था, इसका एक एम था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारतीयों द्वारा बनाए जाने वाले संविधान के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था। इसमें क्या करना था? इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारतीयों द्वारा बनाए जाने वाले संविधान के लिए
अंतरिम सरकार का गठन करना इसका उद्देश्य था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन होगा, जिसमें वायसराय, सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य इसमें होंगे। मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये सब बातें किसमें कही गई? वेवल योजना 1945 का जो था, इसमें ये सब बातें कही गई थी। हिंदू मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसको दोनों ने ही अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो अखंड भारत के लिए उन्होंने आग्रह किया, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पाक की मांग पर वो अड़ी रही कि पाक की मांग कि पाक का निर्माण होना चाहिए, पाकिस्तान, पाक मीन्स पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। और जो कांग्रेस थी वो अखंड भारत के लिए आग्रह कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने दोनों ने, इसमें जो बात कही गई थी कि हिंदू मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस बात का इन्होंने खंडन किया, इसे अस्वीकार किया। इस तरह जो वेवल योजना थी ये एक तरह से विफल रही। इसमें जो भी डिसीजन लिए गए वो मान्य नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। इसमें 25 जून 1945 को शिमला में होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन था। जो ये शिमला सम्मेलन था 1945 का, ये 25 जून 1945 में शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रतिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। जो शिमला समझौता था ये कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। कहाँ? शिमला में। और कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा। यह बात किसमें कही गई? शिमला समझौता 1945 में कही गई। उसके बाद इसमें आता है, जब हम संविधान निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हमारा नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन 1946। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी ये कैबिनेट मिशन हुआ उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे सर क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। इन्होंने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया। क्या भेजने का निर्णय किया? एक कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया। कब किया? ये कब का था? 1946 का था, 22 जनवरी 1946। इसके जो अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वे थे सर पैथिक लॉरेंस, और जो अन्य सदस्य थे वे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस, इनका फुल नेम है सर पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इस मिशन में जो प्रमुख प्रावधान किए गए वे थे, नंबर 1, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। जो संघीय विषय थे उनके जो उसके अलावा जो विषय थे उनकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किस में निहित होगी? प्रांतों में निहित होगी।
मतलब राज्यों में। भारतीय संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये निर्णय इसमें किया गया। और 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में क्या होगा, एक सदस्य होगा। मान लीजिए 10 लाख व्यक्ति हैं, उस पर जो एक मेंबर होगा वो किसका होगा, संविधान सभा का सदस्य होगा। और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो किसके आधार पर दिया गया, जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। यह बात इसमें कही गई। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु 3 मुस्लिम सदस्य इसमें सम्मिलित थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। ये पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ, 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुआ। ये पहले इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ये कब शामिल हुआ, 26 अक्टूबर 1946 को, जिसका एक उद्देश्य था कि गवर्नमेंट सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना था। ये हमेशा हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी एक मांग थी, पाकिस्तान के निर्माण की मांग, पाकिस्तान के निर्माण की मांग, जिसको इसने आगे भी बढ़ाया। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य थे। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, उनके स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। क्योंकि मुस्लिम लीग की जो इसमें सदस्यता आई वो कब से आई, 26 अक्टूबर 1946 से आई। पहले 3 सदस्य थे, उसके बाद इसमें 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, मुस्लिम क्षेत्रों पर लागू क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था पहले से ही इसका बहिष्कार कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो पाक के निर्माण की बात पर अड़ा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। किसे कहा, जो ये अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, यह देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, यह कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब की है, 3 जून 1947 की।
इसमें भारत के अंतरिम वायसराय जो इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। इनके रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। ठीक है, भारत के जो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 22 मार्च 1947 को भारत आए और इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें कहा गया कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा पता किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, कि वो भारतीय संघ में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो हम संविधान सभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि संविधान सभा के गठन का विचार, ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? वो एम.एन. रॉय ने रखा। कब रखा? 1934 में रखा। और जो एम.एन. रॉय थे वो वामपंथी आंदोलन के नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। कब की? 1935 में। कब पहली बार ये मांग की गई? कब आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई। 1938 में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी की इस घोषणा या इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे संविधान सभा से संबंधित है, संविधान निर्माण से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा संविधान है इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? पूरा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 1906 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया और कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, जो कि कांग्रेस से रिलेटेड था। 1922 में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1922 में की। 1924 में नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की और 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप इन सबको नोट कर लेना और अच्छे से इसे याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1924 में नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग की। उन्होंने विचार रखा था किस चीज़ का? संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने।
और मांग किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1946 जो हमारा कैबिनेट मिशन जो अभी हमने पढ़ा भी था, उसमें संविधान सभा का मार्ग प्रशस्त किया गया। संविधान सभा का गठन अगर किया गया तो कौन से मिशन में किया गया? कैबिनेट मिशन में किया गया। कब? 1946 में इसका मार्ग प्रशस्त किया गया। जो कैबिनेट मिशन था वो 23 मार्च 1946 को कराची आया था और 24 मार्च को ये दिल्ली आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन कराची कब आया और दिल्ली कब आया? कराची कब आया? 23 मार्च 1946 को, और दिल्ली कब आया? 24 मार्च को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा किया गया? पंडित नेहरू जी के द्वारा किया गया। 22 जैन 1947 में इसे स्वीकृत किया गया। किसे? जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 में। और ये पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में किया गया था, जिसे कब माना गया? 22 जनवरी 1947 में। और इस पर जो फर्स्ट सिग्नेचर किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसे पारित कर दिया गया। किसे? हमारे संविधान को। संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। 26 जन 1950 को शेष भाग लागू हुआ। मतलब जो 26 नवंबर 1949 था, इसमें संविधान के कुछ भाग या कुछ आर्टिकल ही पारित किए गए थे, लेकिन फुली जो उनके जो और भाग जो बचे हुए थे वो कब किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को शेष भाग लागू किया गया था। और इसी दिन क्या था? संविधान की शुरुआत हुई और इसे हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान की गई, जिसका रेशियो था 3:2 के रूप में राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे कब मान्यता दी गई? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी। संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई थी? लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान भी इसी दिन मान्य हुआ, राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। ये चारों चीज़ें कब हुई थी? ये चारों चीज़ें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है उसको सबसे पहले कब गाया गया? तो इसको जो गाया गया था वो कब था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था और ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे बात करी कि 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। जो ये संविधान पारित किया गया था इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पारित की गई थी। वो कौन कौन सी थी? वो था नागरिकता के बारे में, चुनाव, संसद, अस्थायी या परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, 388, 391, 392, 393 ये सब लागू हो गए थे। ये सब लागू कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को।
और बाकी जो 26 जनवरी का जो दिन था वही क्यों चुना गया कि उसी दिन लास्ट मीटिंग हुई और उस दिन हमारा जो शेष भाग था वो भी लागू किया गया? इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा की घोषणा की गई। पृथक संविधान सभा की घोषणा की गई। दोस्तों, ये हमारे जो संविधान है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है कि उसको बनने में कितना टाइम लगा। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। और कितनी बैठकें हुई? तो टोटल बैठकें हुई थी 11। अधिवेशन या बैठक एक ही होता है, कितनी हुई थी? 11। और टोटल मीटिंग कितनी हुई थी? 166। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। 60 जो कंट्रीज़ थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का अवलोकन किया, तब जाके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। प्रारूप पर 140 डेज तक विचार किया गया था। जो इसका उद्देश्य जो प्रस्तुत किया गया था, जो इसका प्रारूप, जो इसका डिज़ाइन था, प्रारूप जो बनाने के लिए विचार किया गया था, उस पर 114 दिन तक विचार किया गया था। इसे बनाने में 64 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ था। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। फ्लैग का डिज़ाइन पिंगले बकेया ने बनाया था। फहराने का राइट नवीन जिंदल जी द्वारा दिया गया था। इससे पहले क्या था? ये अभी लेटेस्ट है। इसमें क्या था? जो नवीन जिंदल थे इनके द्वारा फ्लैग को फहराने का राइट दिया गया था। इससे पहले क्या था कि हम अपने घरों पर भी फ्लैग को नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब हम अपने घर पर अपने फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक है। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो पिंगले बकेया ने किया था। संविधान का जो वाचन थे वो 3 चरणों में वाचन हुआ था। मतलब जो 3 चरणों में था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब जो पहला वाचन था 6 डेज चला। दूसरा वाचन 11 मंथ 8 डेज चला, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला था। अगर पूछ सकते हैं कि द्वितीय वाचन कब तक चला, तो ये 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। और ये इसमें कितना दिन लगे, तो वो कितना था? 11 मंथ 8 डेज। और जो तृतीय वाचन था वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, मतलब जो तीसरा था वो 9 डेज चला। ठीक है। इसमें जो सदस्य थे वो 299 थे, जिसमें से कि 284 ने इस पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है। संविधान का जो निर्माण किया गया था उस पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? 284 ने किए थे। कितने में से? 299 में से। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 नवंबर का जो दिन है उसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर, जो कि इनका 125वीं जन्म दिवस था। कब था? 2015 में। 26 नवंबर 2015 में इनका 125वां जन्म दिवस था, जिसे संविधान दिवस के नाम से घोषित किया गया कि इस दिन। अब पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर 2015 को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर 2015 को।
और ये जो प्रस्ताव था संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2017 में पारित किया और उसे लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल्स मीन्स अनुसूचियाँ थी। और नए विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर थे। लॉ मिनिस्टर कौन थे? न्यू लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के निर्माण पर बल दिया। इसलिए बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी सदस्य किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर जी को स्थायी सदस्य चुना गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन कौन थे? VT कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें कि टोटल 8 अनुच्छेद थे। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसी के परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, जिस पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। ये मैं आपको पहले भी अभी डिस्कस किया था हमने। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया जिस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो पंडित नेहरू जी ने किए थे। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को शेष भाग लागू किया गया। किसका? संविधान का शेष भाग लागू किया गया। संविधान सभा की कुछ समितियां बनी थी जिन्होंने इस पर काम किया। तो उन समितियों के नाम और उनके जो अध्यक्ष कौन रहे मैं आपको वो बता रही हूँ। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। 8 बड़ी समितियां थी। पहली थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी संघीय संविधान समिति जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघीय संविधान समिति इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू जी थे। और राज्यों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी जो कि राज्यों में समझौता करने वाली समिति थी। इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया नियमन समिति के और संचालन समिति इन दोनों समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो 8वीं अनुसूची थी, जो 8वीं अनुसूची है उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। वो सूची का नाम है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसको परामर्शदाता समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और 5 उप समितियां थी। 5 उप समितियां थी। सबसे पहली मौलिक अधिकार उप समिति जो कि JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो उप समिति बनी वो उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई।
गोपीनाथ बरदोई इसके अध्यक्ष थे। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा इनके लिए जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। उत्तर पूर्वी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, ये भी एक समिति थी, इसके भी कौन थे, जो कि उत्तर पूर्वी फ्रंटियर से रिलेटेड थी। और कुछ छोटी समितियां थी, जैसे कुछ छोटी समितियां थी जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर थे। सदन समिति के B. पट्टभी सीतारमैया थे। और आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी उसके भी अध्यक्ष B. पट्टभी सीतारमैया थे। क्रेडेंशियल समिति के जो अध्यक्ष थे वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां बनाई गई, जिसके थे अध्यक्ष H. वरदाचार्य थे। कुछ इम्पोर्टेंट है जो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। जो मुहर थी, जो स्टैम्प थी, प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया, हाथी को अपनाया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। जो सर B.N. राव थे, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे, डॉक्टर B.N. राव थे। संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे, H.V.R. अयंगर थे। H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। और संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, L.N. मुखर्जी थे। और भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक थे, मतलब कॉलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे कॉलीग्राफर थे, किसके, हमारे संविधान के। मूल संविधान एक इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। किनके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, आज हमारे इसमें YouTube चैनल में मैंने आपको संविधान निर्माण के बारे में, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, शिमला समझौता, है ना, कैबिनेट मिशन, इन सब के बारे में बताया है। और आपको ये बताया है कि किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पुटअप किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता प्रदान की गई, है ना, हमारा जो संविधान था कब पारित हुआ और शेष भाग कब लागू हुआ। ये सब क्वेश्चंस आप इसमें अच्छे से देख लीजिएगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने आप नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन पॉलिटी की, वो मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।